अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम और फाउंडर इफेक्ट एंड बोटनलेक इफेक्ट को। तो सबसे पहले पॉपुलेशन जेनेटिक्स को डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो जो इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल है जो सेम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं और जो यूनिक सेट ऑफ जीन्स को आपस में शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन का जो यूनिक सेट ऑफ जीन्स होता है उसी को हम नाम देते हैं जीन पोल का, यानी जो टोटल जेनेटिक मेकअप है पॉपुलेशन का उसको हम बोलते हैं जीन पोल। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स फिर क्या है, ये जोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जेनेटिक इवेंट्स इन अ जीन पोल, यानी पॉपुलेशन के जो जीन पोल के अंदर जितने भी जेनेटिक इवेंट्स या जेनेटिक चेंजेस हो रही हैं, जो एवोल्यूशन वगैरह हो रही है, उसको हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर। अब यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में 2 चीज़ें आती हैं। एक ये है कि एवोल्यूशन हो रही है टाइम के साथ, यानी कि जेनेटिक चेंजेस हो रही हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि एवोल्यूशन जो है वो टाइम के साथ साथ नहीं हो रही, यानी जेनेटिक चेंजेस नहीं हो रही। अब ये जो रियल पॉपुलेशन है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि जेनेटिक चेंजेस बिल्कुल ना हो। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम से, कि हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम में कौन सी कंडीशंस मेट की जाएं कि जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो पॉपुलेशन के अंदर ना आए। तो हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम जो है वो एक मैथमेटिकल मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है कि पॉपुलेशन की जो अलील फ्रिक्वेंसीज आई हैं, जो नंबर ऑफ अलील्स हैं उनके साथ क्या होगा टाइम के साथ साथ। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जो मिक्सिंग ऑफ अलील्स है, जैसे कि हमें पता है मियोसिस के दौरान जो होती है वो मिक्सिंग होती है, यानी रिकम्बिनेशन होती है, और इसके बाद जब दोबारा से उन्होंने जाइगोट की फॉर्मेशन करनी है दोनों गैमीट्स ने, तो उस रिकम्बिनेशन में जो है वो अलील्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो अल्टर नहीं होगी, मतलब पॉपुलेशन में चेंज नहीं होगी। अब देखें ओवरऑल पॉपुलेशन की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल में तो ऑफ कोर्स वो अलील की फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही हैं, लेकिन अगर टोटल पॉपुलेशन को देखा जाए तो चेंज नहीं होगी अगर इन कंडीशंस को सामने रखा जाए तो, यानी अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर दी जाएं तो एक पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन साइज जो है उसका पॉपुलेशन साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी तो सिर्फ और सिर्फ चांस की वजह से अलीलिक फ्रिक्वेंसीज चेंज नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो मेटिंग है एक पॉपुलेशन के अंदर वो रैंडम होनी चाहिए, यानी हर एक जो इंडिविजुअल है मेल है या फीमेल है उसके पास इक्वल चांस होना चाहिए कि वो दूसरे मेल से जो है वो मेटिंग कर सके। अगर हम एक पॉपुलेशन के अंदर मेटिंग जो है वो रैंडम नहीं होगी, ठीक है, अगर तो हम इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मतलब कि जो सेम ट्रेड्स रखने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी आपस में ब्रीडिंग करवा रहे हैं, या फिर आउट ब्रीडिंग या हेट्रोसिस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो डिफरेंट कैरेक्टर्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मेटिंग करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है मेटिंग हमारे पास रैंडम नहीं है, यानी कि हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम की कंडीशंस को हम फॉलो नहीं कर रहे। तीसरी हमारे पास कंडीशन क्या है कि माइग्रेशन जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ना तो बाहर से कोई और जो इंडिविजुअल है वो पॉपुलेशन के अंदर आना चाहिए, इससे क्या होगा कि न्यू जीन्स जो है वो एक पॉपुलेशन के जीन पोल के अंदर एंटर हो जाएंगे, और ना ही जो है वो पॉपुलेशन से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर जाना चाहिए, यानी इससे जो क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग जीन था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो एडिशन या डिलीशन ऑफ जीन्स हो रही है तो इसका मतलब है कि हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम की कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो रही थी। ऑफ कोर्स आगे जो एवोल्यूशन जो है हमें देखने में मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है म्यूटेशन जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर म्यूटेशन हो रही है तो म्यूटेशनल एक्विलिब्रियम जो है उसको इस्टेब्लिश होना चाहिए। म्यूटेशनल एक्विलिब्रियम क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास म्यूटेशन हुई है वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट में, तो अगर म्यूटेशनल एक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है म्यूटेंट से वाइल्ड टाइप में भी उतनी ही अमाउंट में म्यूटेशन साथ साथ होनी चाहिए। ठीक है, ताकि न्यू जीन जो है वो बिल्कुल भी एक पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस ना हो सके। या मैथमेटिकली अगर हमारे पास 2 जीन्स प्रेजेंट है पी और क्यू, तो उनको अगर प्लस करें तो उनका हमेशा से जो सम है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। इसी सूरत में हम कह सकते हैं कि हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम की जो अजम्पशंस हैं वो पूरी हो रही हैं और पॉपुलेशन के अंदर जो एवोल्यूशन है वो नहीं हो रही। इसी को हम जो है वो फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन हम लेते हैं, तो देखते हैं कि वो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि एक जो पॉपुलेशन है उसमें एक पर्टिकुलर ऑटोजोमल लोकस हमने लिया जिसके पास 2 अलील्स हैं। ऑटोजोमल लोकस यानी कि ऑटोजोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात हमारे पास नहीं हो रही, बल्कि हम ऑटोजोमल क्रोमोसोम की बात करें जिसका जो एक ऑटोसोमल लोकस है उसके पास 2 अलील्स हैं, अलील ए और दूसरा अलील हमारे पास है स्मॉलर है, यानी एक हमने डोमिनेंट लिया और दूसरा हमने रिसेसिव लिया हुआ है। तो जो डोमिनेंट की फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास है 0.8,
हम पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और दूसरे की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 0.2। अब देखें ये यानी कि हमारे पास ये होगी कंडीशन P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मतलब कि इन दोनों को हम ऐड करें तो 1 के इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं कि आया नेक्स्ट जनरेशन में भी इनका जो सम है वो 1 के इक्वल ही आएगा कि नहीं। अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब है कि हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो एक पॉपुलेशन के अंदर इस्टेब्लिश्ड है। अब हम देखते हैं इसको एक पुनेट स्क्वायर के ज़रिए कि फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन में जितने भी एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब में जो 0.8% एग्स हमारे पास हैं या फिर 80% जो एग्स हैं उनके पास हमारे पास है कैपिटल ए जीन कैरी कर रहे हैं वो, और जो 0.2 या 20% जो एग्स हैं वो स्मॉलर ए जीन कैरी कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको पी का नाम भी दे सकते हैं और दूसरे को क्यू का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह स्पर्म के केस में भी सेम ही कंडीशन है। तो आगे जब हम पुनर्ट स्केयर में इनको एडअप करें तो हमारे पास जो होमोजाइगस बनेगा ए उसकी जो होगी रेशो या फिर उसकी जो परसेंटेज होगी वो हमारे पास है 64% या फिर 0.64। इसी तरह अगर नेक्स्ट हेट्रोजाइगोट की कंडीशन में देखें तो 0.16 हमारे पास हेट्रोजाइगोट है, इसी तरह इधर भी 0.16 हेट्रोजाइगोट है। और जो होमोजाइगोट रिसेसिव बनेगा हमारे पास वो उसकी जो रेशो होगी सिर्फ और सिर्फ वो पॉपुलेशन में 4% है या फिर 0.04 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको एक्सपेंड करें पी प्लस क्यू स्केयर को तो क्या होगा हमारे पास सेम, यानी कि पी स्केयर की वैल्यू ऐड करें, इसके बाद 2 PQ की वैल्यू ऐड करें और क्यू स्केयर की वैल्यू ऐड करें तो वो 1 के इक्वल ही आती है। लेकिन खैर हम यहाँ पे फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को भी देख के जो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखें फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेव वन हमारे पास क्या होंगी। हमारे पास फिनोटाइप ए हमारे पास है 0.64 और 0.32। जैसे हमें पता इसकी जो फिनोटाइप है वो कैपिटल ए ही बनेगी क्योंकि वो डोमिनेंट हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो हमारे पास बनेगी 0.96। इसी तरह जो स्मॉलर ए है उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनेगी 0.04। ये हमारे पास होगी फिनोटाइपिक रेशियोज या फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज। अगर हम नेक्स्ट जीनोटाइप को देखें कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ F1 हमारे पास क्या होंगी, तो हमें पता है ए इंडिविजुअल्स ये तो हमारे पास हो गया कैपिटल ए में 0.64 है हमारे पास, हमें पता है सबकी। लेकिन जब हम हेट्रोजाइगस कंडीशन लेते तो हाफ जो है वो इधर आ जाएगा 0.32 का, यानी इन दोनों को हमने कंबाइन करके 0.3 लिया था तो हाफ यानी 0.16 जो है वो अलील कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी बनेगी। इसी तरह 0.6 जो है वो स्मॉलर ए अलील की फ्रीक्वेंसी बनेगी। और ए इंडिविजुअल्स हमारे पास कैपिटल ए में तो नहीं है और दूसरे में देखें तो 0.04 है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो फिर भी हमारे पास 0.80 और 0.20 वाला रिजल्ट ही आता है। मतलब P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब है जो पॉपुलेशन है वो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर हमने रैंडम मेटिंग को जो है वो पहले भी सपोज किया था कि रैंडम मेटिंग हो रही है और अगर रैंडम मेटिंग ही होती रहती है तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो है वो एवोल्यूशन नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, मतलब कि जो रियल पॉपुलेशन है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ रैंडम मेटिंग ही हो। ठीक है, जैसे इवन आप ह्यूमंस के केस में ही देख लें कि ह्यूमंस के केस में जैसे हमें पता है हमारे पास कास्ट सिस्टम है जहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे रिवाज है कि कास्ट सिस्टम में ही मैरिज करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इन ब्रीडिंग वगैरह की वजह से इन जो रैंडम मेटिंग है वो नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म कि अगर हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है एक पॉपुलेशन, यानी हम कह रहे हैं कि रियल कंडीशंस में इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता, तो फिर एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स कौन कौन से हो सकते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस हैं वो कैसे आ सकती हैं। अब उसके जो है वो मेन जो है वो 3 मेन जो वेज हैं पॉपुलेशन साइज क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट और न्यूट्रल सिलेक्शन। तो जैसे हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के लिए, लेकिन अगर तो पॉपुलेशन साइज स्मॉल है इसका मतलब है जो चांस है वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, यानी चांस की वजह से जो हमारे पास एलीलिक फ्रीक्वेंसीज है एक जीन्स की या फिर हमारे पास अलील्स की वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो जो चांस की वजह से अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं पॉपुलेशन के अंदर तो इसको हम नाम देते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये नेचुरल सिलेक्शन से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रल सिलेक्शन का भी। ठीक है, अब चांस क्या चीज़ है इसको हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्लिपिंग ऑफ कॉइन का। खैर हम 5 रुपये वाला सिक्का ही ले लेते हैं यहाँ पे।
तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है हेड या टेल आने का जो चांस होता है वो इक्वल होता है, यानी 50-50 रेशो होती है, ठीक है। लेकिन अगर तो हमने 100 फॉर एग्जांपल 100 टोजेस किए हुए हैं, तो 100 टोजेस में का तो हो सकता है वाकई हमारे पास यही रिजल्ट ऑब्टेन हो, मतलब 50-50 रेशो ही ऑब्टेन हो, ठीक है। यानी दूसरी कंडीशन में अगर लार्ज पॉपुलेशन साइज है तो चांस की वजह से जो है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा फ्रिक्वेंसी के अंदर। लेकिन फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ हमने 10 टोसिस ही किए हुए हैं, तो हो सकता है 10 टोसिस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आ गए हैं 7 हेड आ गए हैं और 3 ओनली टेल्स आई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अब तो ये रेशो हो गई डिसप्रोपोर्शनेट, यानी यही वजह है कि जो पॉपुलेशन साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। अब देखें पॉपुलेशन साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होगा कि एक तरह का जो जीन है वो पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और ये जीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, यानी एवोल्यूशन जो है वो ऑपरेट करेगी और यही जीन फिर हमें नज़र आएगा काफ़ी टाइम के बाद, और ये जीन जो है वो टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो चांस की वजह से हमारे पास एक पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन होती है उसको उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का, और दूसरा नाम उसी का है हमारे पास न्यूट्रल सिलेक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, एक तो हमारे पास है फाउंडर इफेक्ट, दूसरा है बोटलनेक इफेक्ट। तो सबसे पहले फाउंडर इफेक्ट को देते हैं। फाउंडर मतलब कि जो है वो एक पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन थी हमारे पास, उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स ने क्या किया, वो पॉपुलेशन को लीव कर गए थोड़े से इंडिविजुअल, और उन्होंने कोई नई कॉलोनी बना ली, यानी किसी और जगह को जाके कॉलोनाइज कर लिया है। तो अब ऐसा होगा, देखें ना, ये पॉपुलेशन थी बहुत बड़ी, जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं इसके अंदर से वो तो बहुत थोड़े से थे, ठीक है। तो ये थोड़े इंडिविजुअल जब नेक्स्ट किसी भी जगह को कॉलोनाइज करेंगे, इसका मतलब है उसका जो जीन पूल है वो भी स्मॉल है, उसके अंदर जो हमारे पास हमें जो नज़र आती हैं वेरिएशंस वो भी बहुत ज़्यादा थोड़ी हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो न्यू पॉपुलेशन बनेगी उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस हमें बहुत थोड़ी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और ये जो न्यू पॉपुलेशन बन रही है, यानी जो इंडिविजुअल्स न्यू पॉपुलेशन बना रहे हैं, इसी को हम नाम देते हैं फाउंडर पॉपुलेशन का। तो ये हो गया हमारे पास फाउंडर इफेक्ट। इसमें हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, डंकर्स पॉपुलेशन ऑफ ईस्टर्न पेंसिल्वानिया। अब ये जो डंकर था ये एक सेक्ट था हमारे पास जर्मनी के अंदर। अब जर्मनी में इस डंकर्स पॉपुलेशन में क्या हुआ, कुछ इसके इंडिविजुअल्स जो थे वो माइग्रेट कर गए हमारे पास पेनिसिल्वानिया में। तो पेनिसिल्वानिया में जाके माइग्रेशन से क्या हुआ, क्योंकि अब इनका एक सेपरेट जो था वो सेक्ट था, और दूसरा कुछ रिलीजियस रीजन्स की वजह से ड्रंकर्स पॉपुलेशन है जो था वो आउटसाइड अपनी जो कास्ट है उसके भी मैरिज नहीं की। तो काफ़ी सालों के बाद क्या हुआ कि जो AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको जब कंपेयर किया गया जर्मनी की और हमारे पास जो पेंसिल्वानिया की पॉपुलेशन है, उन दोनों में हमने जब कंपेयर किया तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका था, ठीक है। यानी जो पेनिसिल्वानिया की डंगर पॉपुलेशन थी उसका अपना ही अब AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम में जीन फ्रिक्वेंसीज देखेंगी जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी जर्मनी की पॉपुलेशन से, ठीक है। तो इसका मतलब है वहाँ पे फाउंडर इफेक्ट जो था वो ऑपरेट हो चुका था। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है पेरेंटल पॉपुलेशन। अब कुछ माइग्रेटिंग इंडिविजुअल्स है जो कि काफ़ी कपल ऑफ जनरेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, और फाउंडर पॉपुलेशन में जो है वो बिल्कुल ही एक जो न्यू जीन फ्रिक्वेंसी है वो इवॉल्व हो चुकी है टाइम के साथ। दूसरा हमारे पास है बोटलनेक इफेक्ट। तो बोटलनेक इफेक्ट में क्या होता है, इसमें इन्वायरमेंट असल में ऑपरेट करता है। यानी फॉर एग्जांपल अब एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए, यानी पॉपुलेशन नंबर जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो अब जब दोबारा पॉपुलेशन ने रीग्रो करना, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 जो थे किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म थे, लाइक चले भी हम चीता की एग्जांपल लेते हैं, जो साउथ और ईस्ट अफ्रीका में जो चीता की पॉपुलेशन है वो 100 थी पहले, फिर बाद में क्या हुआ, हंटिंग की वजह से ये जो 100 थे ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 रह गए, ठीक है। अब बाद में क्या, अभी गवर्नमेंट ने कोई एक्ट्स वगैरह लागू किया तो क्या हुआ, इन्हीं 10 को एक्सपेंड किया गया, ये 10 जो थे वो अगेन से 100 हो गए। अब देखें जो इस 100 में जो जेनेटिक वेरिएशंस थी, क्या वो इस 100 में हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाले जो 100 है ये सिर्फ 10 से रह रही है, यानी जीन पूल जो था वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका था, ठीक है। तो बाद में जो है उसको रिकवर किया गया, लेकिन फिर भी जो जेनेटिक वेरिएशन थी वो कभी भी पहले वाली रिस्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसी को हम नाम देते हैं बोटलनेक इफेक्ट का। अब जैसे हमें पता है साउथ और ईस्ट अफ्रीका में यही बोटलनेक इफेक्ट जो है वो ऑपरेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले थे हमारे पास 25 डिफरेंट एलीज थे,
एक पर्टिकुलर जीन के एक पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ है, हंटिंग हुई है, हंटिंग के बाद जो थे सिर्फ और सिर्फ अब कुछ हमारे पास सिर्फ 4 बाकी रह गए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो पॉपुलेशन एक्सपेंड तो कर गई है, लेकिन उसके अंदर जो थी जेनेटिक वेरिएशन वो बहुत ही ज़्यादा कम रह गई है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 हमारे पास बाकी रहे थे वही आगे एक्सपेंड करे हैं, जो बाकी थे वो तो ऑलरेडी हमने वैसे ही ख़त्म कर दिए। तो इसी चीज़ को हम नाम देते हैं बोटलनेक इफेक्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है जीन फ्लो और म्यूटेशन। तो जीन फ्लो हमें पता कहाँ से आएगा, माइग्रेशन से, ठीक है। तो माइग्रेशन में हमारे पास क्या आएगी, इमिग्रेशन भी आती है और ई माइग्रेशन भी आती है। अगर इमिग्रेशन हो रही है मतलब कि इंडिविजुअल जो है वो पॉपुलेशन के अंदर ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है, यानी जो जीन्स हैं वो पॉपुलेशन में ऐड अप हो रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा, एवोल्यूशन होगी, क्योंकि न्यू जीन्स जो है वो एक पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हैं। अगर ई माइग्रेशन हो रही है यानी इंडिविजुअल्स जो हैं वो पॉपुलेशन को लेफ्ट कर रहे हैं, तो तब भी हमें पता है एवोल्यूशन ने होना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हमें पता है चेंजेस है इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो म्यूटेशन से क्या होगा कि ऑफकोर्स हमें पता है न्यू जो है वो वैरायटीज़, न्यू जो है वो कंडीशंस इंट्रोड्यूस होंगी एक पॉपुलेशन के अंदर, जिससे जो है वो आगे एवोल्यूशन हो जाएगी, अगर वाकई जो न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो बेनिफिशियल हैं तो, ठीक है। तो इसका मतलब है म्यूटेशन को तो अवॉइड करना एक रियल पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं है, यानी कि म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन होती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर म्यूटेशनल एक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम की जैसे हमने कंडीशन पढ़ी कि अगर हमने एवोल्यूशन नहीं होने देनी तो म्यूटेशनल एक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक म्यूटेशन हो चुकी है वाइल्ड से म्यूटेंट फॉर्म में, तो म्यूटेंट फॉर्म से वाइल्ड में भी म्यूटेशन होनी चाहिए ताकि ये दोनों आपस में बैलेंस रह सके और हमें एवोल्यूशन देखने को ना मिले। नेक्स्ट हम एक प्रोसेस को पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है म्यूटेशनल प्रेशर। तो म्यूटेशनल प्रेशर हम बोलते हैं मेजर ऑफ टेंडेंसी फॉर जीन्स फ्रीक्वेंसीज टू चेंज थ्रू म्यूटेशन, यानी जो म्यूटेशन पुश करती है कि म्यूटेशन की वजह से अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम नाम देते हैं म्यूटेशनल प्रेशर का। यानी म्यूटेशन ने ये प्रेशर डाला है कि जो पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म में आता है बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म और हेटेरोजाइगोट स्पिरोरिटी। अब बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म जैसे हमें पता पॉली मैनी मॉर्फ शेप्स, यानी एक पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी फॉर्म्स का नज़र आना। तो बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म हमें कब नज़र आता है, जब डिफरेंट फिनोटाइप्स जो हैं वो एक स्टेबल फ्रिक्वेंसीज पे मेंटेन रहती हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। और ऑफ कोर्स ये कैसे आएंगे, ये डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन की वजह से आएंगी, ठीक है। अब डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन कैसे होती है, ये ऐसी होती है कि जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप होती है एक पॉपुलेशन के अंदर, वो टाइम के साथ साथ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन हमें नज़र आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि दो डिफरेंट हमें फिनोटाइप्स या फिर पॉलीमॉर्फिज्म नज़र आता है, ठीक है। तो अब जो है पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास एक एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, जो केस है अफ्रीका के अंदर उसकी, ठीक है। अब देखिए हमें पता सिकल सेल अनीमिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरी कंडीशन है कि मतलब डेलिटोरियस अलील की वजह से होती है, जहाँ पे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली कैरी नहीं कर सकते और ऑर्गेनिज्म जो है या फिर ह्यूमन जो है वो अनेमिक हो जाता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन प्रॉपर्ली उसके टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैटल कंडीशन और इवन ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। अब ये तो होगी हमारे पास सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अफ्रीका के अंदर सिकल सेल अनीमिया के केस में ये हमारे पास हेटेरोजाइगोट स्पिरोरिटी की एग्जांपल है। और अगर हेटेरोजाइगस सुपीरियर है, दोनों होमोजाइगस है, तो इसी वजह से जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बैलेंस रहता है, वो मेंटेन रहता है। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल एक होमोजाइगस ऐसा है जो कि जिसमें सिकल सेल एनीमिया की जो डिजीज़ है वो नज़र आती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, वो तो उसको तो ऑक्सीजन ही उसके टिश्यूज़ को प्रॉपरली नहीं मिल रही, तो एनीमिक कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, यानी कि ये डेलिटोरियस एलील की वजह से हो रहा है। दूसरे अगर होमोजाइगस देखें ना, यानी ऐसा होमोजाइगस जो सिकल सेल्ड नहीं है, ठीक है, यानी जिसके टिश्यूज़ को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन क्योंकि अफ्रीका हमें पता बहुत ही ज़्यादा जो है वो फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक जो मलेरिया कॉजिंग हमारे पास प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, हमें पता फैल्सीपैरम जो होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरली रिपीट होती हैं। अब ये हमारे पास है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा। तो एक जो होमोजाइगस है जो सिकल सेल्ड तो नहीं है, लेकिन वो मलेरियल अटैक से ज़्यादा प्रोन है, ठीक है, यानी मलेरिया का अटैक उस पर ज़्यादा होगा
अगर मलेरिया का अटैक हो गया तो वो सवियर कंडीशन या सवियर सिम्टम्स हमें उसके अंदर नज़र आएंगी, ठीक है। लेकिन एक जो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, यानी सिकल सेल के लिए वो करियर है, लेकिन उसके जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, यानी इतना प्रॉपरली कि इसके अंदर कोई भी एनेमिक कंडीशन हमें नज़र नहीं आती। वो जो है, अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग केस बनता है कि वहाँ पे इसके अंदर मलेरिया हमें नहीं देखने को मिलता। अगर इस पर मलेरिया का अटैक होता भी है तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा माइल्ड कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसका मतलब है एक तो होमोजाइगस वो अनीमिया की वजह से जो है वो ठीक नहीं है, दूसरा होमोजाइगस वो मलेरियल अटैक की वजह से ज़्यादा प्रोन है, तो इसका मतलब है कि वो भी जो है वो हमारे पास सुपीरियर नहीं है। तो इसी वजह से जो हेट्रोजाइगस है वो हमारे पास यहाँ पे एडवांटेज पे है। तो इसी वजह से, क्योंकि ना तो इसको एक डिजीज़ हो रही है, ना तो वो एनेमिक है, और दूसरा जो मलेरिया से भी इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो इसी हेट्रोजाइगस superiority की वजह से अफ्रीका के अंदर बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, यानी अभी तक जो डिजीज़ है वो सिकल सेल एनीमिया की प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।